नमस्कार और आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फाइन लर्निंग के ऊपर। पिछली बार हम सेलिएंट फीचर्स में कुछ पॉइंट देख चुके थे। आज आगे का कुछ पॉइंट हम लोग को देखना है। तो आइए हम इस फाइन लर्निंग में जो बहुत बढ़िया से फाइन वाला जो पढ़ाई हम कर रहे हैं इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। पर आपको ये सब अच्छा लग रहा है, काम हमारा ठीक लग रहा है तो लाइक शेयर और भाई सब्सक्राइब तो करना बहुत जरूरी है, तो सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए। तो पिछली बार जो हम टॉपिक देख चुके थे वो लास्ट का टॉपिक था सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। यहां तक भाई हमने टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया था। आज हम जरा आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट, देखो भाई शब्द पे ध्यान दो। इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड भी कह रहा है यानी एक में सम्मिलित भी है, और कह रहा है इंडिपेंडेंट भी है। तो एक में सम्मिलित भी है और आजाद भी है, ये दो बातें एक साथ जुडिशरी के लिए यहां प्रयोग कर दिया। अब कैसे कर दिया ये तो भाई इसकी मर्जी, हम जान लेते हैं क्यों किया। तो इंटीग्रेटेड कैसे है पहले ये वाला देख लेते हैं। तो इंटीग्रेटेड इसलिए कहता है भाई साहब क्योंकि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे टॉप पे है। ये तो मानते हैं आप और हम सब जानते हैं कि भाई अंतिम केस कहां पे लड़ना है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके। तो भाई टॉप पे हो गया सुप्रीम कोर्ट, पूरे जुडिशियल सिस्टम में टॉप पे, पूरे कंट्री में टॉप पे। उसके नीचे आ जाता है हाई कोर्ट और उसके नीचे आ जाता है बाकी सब स्टेट लेवल का कोर्ट। तो हाई कोर्ट के नीचे जैसे सबॉर्डिनेट कोर्ट हो गया, उसमें एक हो जाता है हमारा जिला कोर्ट जिसको कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, और उसके भी नीचे लोअर कोर्ट सब आ जाता है। अब ये सब एक ही लॉ को इन्फोर्स कर रहे होते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे दिया कि इस धारा के अंतर्गत ये मर्डर है, तो जो लोअर कोर्ट भी है वो भी कहेगा कि हाँ भाई इसी धारा के अंतर्गत और इसी केसेस में ये मर्डर है तो है। बाकी तो भाई केस और सिचुएशनल अवेयरनेस भी कोई चीज होता है, तो वो तो हर कंडीशन में अलग रहेगा। अब सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट जो भारत में फॉलो कर होता है, इसी के कारण हम इसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं। कि यानी अगर आपको नीचे वाले कोर्ट में हारते हैं तो आप ऊपर वाले कोर्ट में जाते हैं, उससे हारते हैं तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। यानी एक ही केस को आप लोअर लेवल से शुरू करके टॉप लेवल तक लेके जाते हैं। ये दिखाता है कि हमारा कोर्ट सब इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे में सम्मिलित है, एक के बाद आप एक आगे बढ़ते हैं। तो ये दिखाता है इंटीग्रेटेड फॉर्म। तो इसके खिलाफ कौन है? इसके खिलाफ है यूएसए, जो प्योरली फेडरल सिस्टम है। उसमें दिखाता है कि भाई फेडरल लॉ के लिए एक कोर्ट होगा, यानी जो केंद्रीय लॉ है उसके लिए एक कोर्ट होगा। वहीं जो राज्य के जो कोर्ट हैं वो अलग होंगे। वो राज्य के जो भी राज्य का कानून व्यवस्था है उसके लिए एक अलग कोर्ट होगा। तो ये चलता है यूएसए में एक प्रॉपर फेडरल सिस्टम। वहां जो कोर्ट है वो इंटीग्रेटेड नहीं है, ये एक पॉइंट जान लीजिए। अब हमारा कहता है कि हमारा जो कोर्ट है वो इंटीग्रेटेड तो है पर इंडिपेंडेंट भी है। यानी अरे ये कोई अमेरिका वाला बात कर दिया का कि वहां तो इंडिपेंडेंट था कोर्ट, हमारा इंडिपेंडेंट कैसे? तो हमारा कोर्ट इंडिपेंडेंट है भाई साहब, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट बन के। क्योंकि हमारा कोर्ट जो है वो फेडरल कोर्ट का तो काम करता ही है, ठीक है। हमारा जो कोर्ट है वो फेडरल कोर्ट का जो काम है, जो कि स्टेट जो कंट्री लेवल पे जो भी सब कुछ मैनेज करना है वो तो करता ही है। तो इसके लिए क्योंकि ये कंट्री लेवल पे सिस्टम्स को मैनेज कर रहा है तो इसमें बहुत सारा पॉलिटिकल इंटरफियरेंस होगा। ये नेता आ जाएगा, वो नेता आ जाएगा, बोलेगा नहीं भाई हम पावरफुल है हमारा सुनो, हम पावरफुल है हमारा सुनो। तो अगर पावरफुल का ही सुनने में रहेगा तो कोर्ट काम कैसे करेगा? तो कोर्ट को चाहिए आजादी, इन पॉलिटिकल सिस्टम से आजादी। पॉलिटिकल बाकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है, एग्जीक्यूटिव हो गया चाहे पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, ये जो भी सिस्टम है उससे भाई कोर्ट बोलता है हमको आजाद करो। हम फ्री एंड फेयर तरीका से अगर फैसला देना चाहते हैं तो हमको आपसे अलग रहना है। हमको जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर है, उस सब से हमको अलग रहना है। इसीलिए हमको इंडिपेंडेंट रहने दो। तो इसीलिए इसी इंडिपेंडेंस के कारण हमारा सुप्रीम कोर्ट बन पाया गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि अभी आप जानेंगे कि फंडामेंटल राइट एक तरह का रिस्ट्रिक्शन है पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। कि भाई अगर तुम पब्लिक को कोई राइट देते हो, जो कि फंडामेंटल राइट पब्लिक का सबसे बड़ा राइट है, आजादी है, हक है आपको, सीधे अगर कोई फंडामेंटल राइट आपका लेता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाने का आपको अधिकार है। तो सोचिए कितना बड़ा राइट है आपका फंडामेंटल राइट सब। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल जो नेता सब है उसके ऊपर एक तरह का रिस्ट्रिक्शन का काम करता है। तो सुप्रीम कोर्ट इन नेताओं के ऊपर कंट्रोल कर सके इसके लिए उसको
इन नेताओं से ही पहले आजादी चाहिए थी, वहीं से ये इंडिपेंडेंस का आइडिया क्रिएट होता है कि भाई जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनी जगह लॉ बनाइए, पर आप हमारे सिस्टम में मत घुसिए। एक बार अगर आप लॉ बना दिए, फिर हमारा काम है उसको इंटरप्रेट करना, उसको हम इंटरप्रेट करेंगे, हम बताएंगे कि वो लॉ सही है नहीं है, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए। अब ये इंडिपेंडेंस ऑफ जो जुडिशरी है इसको मेंटेन कैसे किया जाता है, सवाल ये है। तो इसको मेंटेन किया जाता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर से, यानी जो उनका जो समय काल है 65 साल अगर सुप्रीम कोर्ट का है कोई जज, तो 65 साल तक वो अपने कार्यकाल में रहेगा। या अगर जज बन जाता है, हाई कोर्ट का जज बन जाता है, तो मैक्सिमम 6 ईयर तक वो रहेगा। तो ये सब एक फिक्स तरीका दिखाया गया। फिक्स सर्विस कंडीशन, अगर उसको बंगला मिला है तो बंगला ऐसे नहीं कि आप उसका बंगला गायब कर दीजिएगा, ये सब नहीं होगा। तो आप उसके नेगेटिव में कुछ न कर पाए, इसीलिए उसका सर्विस कंडीशन फिक्स किया गया है, ताकि अचानक बोले नहीं 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 पैसा का दिक्कत हो रहा है जज साहब का, तो हम सैलरी घटाएंगे। नहीं, अनलेस एंड अनटिल फाइनेंशियल इमरजेंसी का केस नहीं आएगा तब तक आप सैलरी घटाना संभव नहीं है जजेस का, क्योंकि ये सीधे कहां चार्ज होता है, ये चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में आगे पढ़ना है, यहां बस जान लो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है क्या, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोई भी जो है जज, उसका सैलरी जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है। सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मजेदार चीज है, आगे और डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ जजेस ने क्या फैसला किया है, उनका कंडक्ट क्या है कोर्ट में, इस पे कोई वाद विवाद नहीं होगा। और अगर होगा तो सीधे वाद विवाद होगा, तो सीधे बात जाएगी कि क्या जजेस के रिमूवल का बात करना है, तभी बात होगा। इससे नहीं कि रोज रोज मुंह उठा लिए और कुछ भी जो बात बतिया रहे हैं कि अरे जज साहब तो कल ये कर दिए थे, तो ये सब काम नहीं हो सकता है। इसीलिए ये सब सिक्योरिटी दिया गया है। साथ ही साथ दिया गया है कि भाई बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, जज साहब आप रिटायर हो गए तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। आप केस जो होते हैं, पहले तो वकील लोग ही होते हैं भाई, बहुत बहुत बड़े बड़े वकील लोग होते हैं ज्यादातर जजेस, तो बाद में आप प्रैक्टिस करेंगे तब तो भाई बाकी सब हो सकता है आपका फेवर कर दे कि आप पहले खुद रहे हैं जज, भाई इनका फेवर कर दो, लेके आए हैं कोई केस। तो इसीलिए ये सब फेवरिज्म वगैरह ना हो, इसीलिए इनके ऊपर प्रैक्टिस का भी बैन है। यानी एक बार रिटायर हो गए तो दोबारा कोर्ट जाके केस लड़ने का जो आपको अलाउंस है वो नहीं मिलेगा। अब आप आराम करिए, सैलरी उठाइए, कोई ना कोई कमिटी बनेगा उसके हेड बनिए, बट प्रैक्टिस नहीं, नो प्रैक्टिस। साथ ही साथ कोर्ट को यह भी शक्ति है कि वो अगर कोई उसका कंटेम्प्ट करता है, कोई इसका विरोध करता है, कोई इसके खिलाफ बात करता है, तो उसको भी पनिशमेंट दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये भी शक्ति रखती है, हाई कोर्ट भी ये शक्ति रखती है। ठीक है, तो इस तरह से सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड सो ऑन, किसी भी तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम से हमारा जुडिशरी जो है वो टोटली सेपरेटेड है। दिस मेक्स इट इंटीग्रेटेड एंड येट इंडिपेंडेंट। आ गया होगा समझ में, हम तो लगता है जोरदार समझा दिए हैं, तो इसीलिए सब्सक्राइब ठोक दीजिए और इधर उधर शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। भाई साहब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट 6 हैं और ये पार्ट 3 आता है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है। इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, सारा पार्ट एकदम रटा देंगे, क्लियर करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्ट 3 आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, 6 फंडामेंटल राइट है। ठीक है, 6 फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वालिटी 14 से लेकर 18 आर्टिकल, राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कोई आपको एक्सप्लॉइट ना कर सके, आपका गलत फायदा ना उठा सके, उसके लिए आर्टिकल 23 से लेकर के आर्टिकल 24 तक, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की भी आजादी है, आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक। साथ ही साथ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से लेकर आर्टिकल 30। आर्टिकल 31 हो गया है डिलीट, इसलिए वो आपको नहीं मिलेगा, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। फिर आ जाते हैं आर्टिकल 32, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडी वाला जो राइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई साहब? क्योंकि इसके बिना बाकी सब राइट बेकार हो जाएगा। कल को कोई आपको इक्वालिटी दे ही ना, बोले देंगे ही नहीं तुमको इक्वालिटी, भाड़ में जाओ तुम। फ्रीडम ही ना दे कोई, बोले ना तेरा फ्रीडम मेरा क्या, मैं नहीं देने वाला। कोई एक्सप्लॉइट करे, बोले अरे मैं तो फायदा उठाएगा, क्या कर लेगा। कोई बोलेगा रिलीजन, कौन सा रिलीजन,
कोई बोले कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये क्या होता है? तो उसको सब ये सब समझा सको उसके लिए तो राइट मिला है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का। पहुंचिए सीधे कोर्ट और बोलो चलो भैया कोर्ट में तुमको बताएंगे हम ये सब क्या होता है। फिर कोर्ट उसको बता देगा कि सब क्या होता है। जब लगेगा उसके ऊपर फाइन, होगा भाई साहब को जेल, तो भाई साहब को समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये सब है फंडामेंटल राइट। तो इस तरह से समझ रहे हो ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फंडामेंटल राइट आएगा तो इसको और क्या कहते हैं, क्या क्या कहा जाता है, सब पढ़ा जाएगा। फिलहाल जल्दी जल्दी सेलिएंट फीचर में आगे बढ़ते हैं। जल्दी में भी हम लोग धीरे हैं, इसीलिए सोचिए कितना डिटेल में बता देते हैं। चलिए सब्सक्राइब मार दीजिए इसी बात पे अगर देख रहे हैं तो प्रमोटिंग आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये मेन आइडिया है फंडामेंटल राइट का। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है भाई? तो राजनीतिक तौर पे आपको आज़ादी मिलेगी। राजनीतिक तौर पे कोई नेता मंत्री फिर ना आपके ऊपर आके कूद धम के आ जाए। तो राजनीतिक आज़ादी का मतलब है कि इनके किसी भी तरह के दबाव, टिरेनी, उनका किसी भी तरह का जो जुल्मो सितम है, टिरेनी का मतलब ही होता है जुल्म, तो कोई जुल्म करे तो उससे आपको आज़ादी है। एग्जीक्यूटिव किसी भी तरह का कोई भी आर्बिट्ररी लॉ ले आए, बोले नहीं कल से तो गोरा लोग सिर्फ नौकरी लेगा, काला लोग को नौकरी नहीं मिलेगा। ये कोई रेशियल नहीं है, बट एक एग्जाम्पल ले लो कि ऐसा कोई काम कर दे, तब तुम क्या करेगा? तब तुम करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के थ्रू कोर्ट में जाएगा। तो इसी ये सब जो रोक सके, इसी के लिए हमें मिला है भाई राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सब मिला है ना। और इसके और अगर ऐसा ना हो तो आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट इशू करेगा रिट। रिट एक तरह का लॉ है जो कि किसी सिस्टम को फॉलो करने के लिए प्री डिफाइंड होता है कि इसी तरीके से ये फॉलो होगा, रिट्स। तो फंडामेंटल लॉ के फंडामेंटल जो राइट है उसके लिए जो रिट्स है, उसके लिए जो रिट इशू किया जाता है वो है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरेरी, क्यो वारंटो। ये सब फंडामेंटल राइट के लिए होता है। क्या है अभी शब्द सुन के चक्कर में नहीं आ जाना है, आगे आएगा एकदम बढ़िया से डिफाइन करेंगे। अभी बस इतना जान लो कि 5 रिट है फंडामेंटल राइट्स के लिए, अलग अलग कंडीशंस में इनको लाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिट सब, आगे हम इसको प्रॉपरली समझेंगे। तो ये है फंडामेंटल राइट। थोड़ा और फंडामेंटल राइट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। चलिए फंडामेंटल राइट को कंप्लीट करने के लिए आखिर में कुछ पॉइंट्स देखते चले तो वो समझ लो कि ये एब्सोल्यूट नहीं है भाई साहब। यानी मिल गया तो ये नहीं मान लेना है कि अब फंडामेंटल राइट है तो है। कोई भी क्राइम कर दो, बोलो भाई फंडामेंटल राइट है, नहीं हम तो जेल नहीं जाएगा, हमको फांसी नहीं होगा। आप कोई हीनियस क्राइम करोगे तो फंडामेंटल राइट, दैट इज योर राइट टू लाइफ इटसेल्फ, विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू, एकदम ले लिया जाएगा। इट विल बी इन्फ्रिंज्ड, इट विल नॉट बी अवेलेबल टू यू इफ यू डू सच काइंड ऑफ हीनियस क्राइम्स। तो भाई साहब फंडामेंटल राइट है, पर कितना है, उसका एक हद है, वो एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अगर आप कुछ नेगेटिव करते हैं तो वो आपसे लिया जाएगा, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, यानी आप अपने फंडामेंटल राइट को यूज करने के चक्कर में किसी और का फंडामेंटल राइट को खत्म करिएगा, खतरे में डालिएगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो दे आर नॉट एब्सोल्यूट एंड दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। दे आर ऑल्सो नॉट सैक्रोसैंक्ट, यानी सैक्रोसैंक्ट ऐसा पवित्र होता है जिसको छुआ ही ना जा सके, पर ऐसा नहीं है। इसको कर्टेल किया जा सकता है, यानी इसको रोका जा सकता है। आपको अगर ध्यान हो तो पार्लियामेंट ने ऑलरेडी रिपील किया है राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 हुआ करता था, यानी इसको सैक्रोसैंक्ट नहीं है, इसमें बदलाव किया जा सकता है। आगे भी बहुत सारे जो भी पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉज वगैरह लाए गए उसके थ्रू फंडामेंटल राइट में काफ़ी कुछ ऐड वगैरह किया गया है। जैसे एक एग्जाम्पल तो खुद हो गया कि भाई जॉब्स में रिजर्वेशन वाला जो सिस्टम है वो सब भी ऐड किया गया ना। तो फंडामेंटल राइट्स में सैक्रोसैंक्ट नहीं है, यानी जो लिख दिया गया अब वो बदलेगा नहीं, ऐसा हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। उसमें हेर फेर समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से अलाउ किया गया है। दो द सोल ऑफ इट शुडेंट बी चेंज। सोल क्या है? उसकी आत्मा है, कि है तो ये लोगों के लिए, है तो ये लोगों के फायदे के लिए। वो तो आप बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि सब गायब करके सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव के लिए उसको छोड़िएगा, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। उसको मैनेज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। इसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। कब भाई? जब नेशनल इमरजेंसी हो। नेशनल इमरजेंसी क्या है इसके लिए सब्सक्राइब कर लो, आगे वीडियो में आएगा, पढ़ेंगे हम लोग। पर आर्टिकल, एक और बात, जब नेशनल इमरजेंसी में सारा फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकता है, पर आर्टिकल 20 और 21 नहीं हो सकता है। राइट टू मूव टू द कोर्ट एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सब कुछ है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। चलिए नेक्स्ट फीचर हम लोग देखते हैं।
हाँ भाई, उसके बाद बारी आती है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। फिर से ध्यान दो भक्तों शब्द पे। शब्द क्या कहता है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ये कुछ नियम है जो डायरेक्टिव फॉर्म में है। डायरेक्ट किया गया है भाई, नियमों को ऐसे करो। किसके लिए? स्टेट पॉलिसी के लिए। जब राज्य कोई पॉलिसी बना रही हो, पॉलिसी क्या है? जो फाइनली लॉ के तौर पे इंप्लीमेंट होता है। तो जब भी कोई राज्य इस तरह का पॉलिसी प्लान कर रही है जो बाद में लॉ बनेगा, उनके लिए ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, एक रास्ता दिखा रहा है कि जब तुम पॉलिसी बना रहे हो तो इन पॉलिसीज को, इन प्रिंसिपल्स को उस पॉलिसी में कोशिश करो लेकर आओ भाई साहब। ठीक है, बी आर अम्बेडकर साहब ने इसीलिए इसको नोवेल फीचर कहा है। नोवेल फीचर पूछ दे कि नोवेल फीचर किसको कहा, तो बोल दोगे डीपीएसपी, क्या दिक्कत है। ये हमारे पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पाया जाता है। पार्ट 4 बिल्कुल, पार्ट आगे पढ़ेंगे, सब्सक्राइब करके रखिए आप आगे। इसको 3 भागों में बांटा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को। एक सोशलिस्ट बोलते हैं, दूसरा भाग गांधीयन है, और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल। सोशलिस्ट यानी इस तरह का विचारधारा जो पूरे सोसाइटी को लेके आगे बढ़ने की बात करे। गांधीयन फिलॉसफी वो आइडियाज जो गांधी जी के ज्यादा प्रिय थे। गांधी जी जिन आइडियाज से खुद को कनेक्ट करते थे, उन आइडियाज को ऐड किया गया है। जैसे ग्राम को स्ट्रांग बनाना, जो ग्राम पंचायत है उन सबको स्ट्रांग बनाना गांधी जी का आइडिया था। लिबरल इंटेलेक्चुअल यानी अब दुनिया बदल रहा है, लिबरलाइजेशन की ओर हम जा रहे हैं। देश हो गया, आज़ाद हो गया, उसके बाद 1992 में हम लिबरलाइजेशन की ओर बढ़े, तो डीपीएसपी भी उसी हिसाब से आगे बढ़ेगा। तो लिबरल इंटेलेक्चुअल आइडियाज को भी ऐड किया गया है। तो इसीलिए 3 भागों में बांटा गया है बेसिकली नंबर्स के फॉर्म में ही। जब पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो डीपीएसपी है वो बेसिकली वेलफेयर स्टेट का बात करता है। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स जो है वो बात करता है कि भाई आपका क्या अधिकार होगा, पर डीपीएसपी बात करता है कि इस राज्य के तौर पे राज्य आपके लिए क्या करेगा, क्या करना चाहिए राज्य के लिए आपको, ये बात करता है डीपीएसपी में। और इसीलिए जब भी कोई पॉलिसी, कोई लॉ बनता है तो जाहिर सी बात है कोई लॉ आपके फायदे के लिए बनेगा, लोगों के फायदे के लिए बनेगा। तो इसीलिए उसमें कहा जाता है कि भाई ये जो लॉ जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए हो। तो इसीलिए वो डायरेक्शन है, डीपीएसपी जो प्रिंसिपल्स हैं डीपीएसपी के, वो किसी भी राज्य के लिए, केंद्र के लिए जब वो लॉ बनाएंगे तो उनके लिए एक डायरेक्शन के तौर पे काम करेगा। ये फंडामेंटल राइट्स की तरह जस्टिसिएबल नहीं है, यानी अगर कोई डीपीएसपी पूरा ना हो, सरकार पूरा नहीं कर रही है, तो ऐसा नहीं कि आप पहुंच गए कोर्ट में बोले भाई साहब ये डीपीएसपी तो होना चाहिए, राइट टू इक्वल ये सब है, राइट टू इक्वल, राइट टू एजुकेशन, ये सब दो, अभी दो। तो डीपीएसपी के अंतर्गत अगर लॉ बन गया है तब तो देगा कोर्ट, तो लीगल राइट के अंतर्गत तुमको दिलाएगा। पर अगर अभी तक उस पर कोई लॉ नहीं बना है तब बोलेगा भाई साहब ये जस्टिसिएबल नहीं है, ये फंडामेंटल राइट की तरह जस्टिसिएबल नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या डीपीएसपी जस्टिसिएबल है, तो नो इट इज नॉट जस्टिसिएबल। दो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। डीपीएसपी आर नॉट जस्टिसिएबल। तो इसीलिए ये किसी भी कोर्ट के द्वारा, अगर कोई मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है बोलती है भाई हम ये सब अच्छा काम करेंगे, तो तुम उसके इस वादे के ऊपर कोर्ट पहुंच जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। ये भी कुछ उसी तरह का है। ठीक है, पर प्रयास होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं वो इसको धीरे धीरे अपने लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू लेकर आए। एक बड़ा फेमस केस हुआ था मिनर्वा मिल केस 1980 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेडरॉक यानी एक सतह पे बना है जो कि बैलेंस पे काम करता है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट आपस में बैलेंस में आगे बढ़े तब जाके ही देश प्रॉपर तरक्की करेगा। ये बात कब बोली गई है? मिनर्वा मिल केस 1980 में। इस पर भी कई बार सवाल बना देता है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं डीपीएसपी से, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर आगे हमारा भाई अगला टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटी। अब राइट होगा तो कुछ ड्यूटी भी होना चाहिए। ऐसे कैसे काम चलेगा कि खाली राइट एंजॉय करिएगा, कोई जिम्मेदारी ही नहीं है? ऐसा तो नहीं होता है। घर पे बहुत सारा झाड़ू पोछा सब मम्मी लगवा देती हैं, तो कंट्री के लिए भी कुछ करना पड़ेगा भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए कंट्री में तय हुआ कि भाई नहीं, राइट सिर्फ देने से नहीं होगा, लोगों को कम से कम पता होना चाहिए कि उनका ड्यूटी क्या है। तो इसीलिए इंटरनल इमरजेंसी जब कंट्री में लगा था, जब इंदिरा गांधी ने जब इंटरनल इमरजेंसी कंट्री में लगाया था 75-77 में, 1975-77 में, तब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था उसके
दौरान 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 याद रख लो, सवाल बनता है। तो इसी दौरान स्वरण सिंह कमेटी के रिपोर्ट पे, किस कमेटी के रिपोर्ट पे भाई साहब? तो स्वरण सिंह कमेटी के रिपोर्ट पे फंडामेंटल ड्यूटी को 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी माफी चाहूंगा, इसी जगह भी फिलहाल रहिए। स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया। फिर 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही थी वो भी लाया गया 2002 में, और एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया। ठीक है, 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो 2002 में हुआ। इसमें भी सवाल बनता है कि फिर फंडामेंटल ड्यूटी में एडिशन कब हुआ? तो 2002 में हुआ, 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये पार्ट 4A में है। जो पार्ट 4 में आपको पीछे याद होगा कि हमारे पार्ट 4 में DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसी पार्ट में से एक और पार्ट निकाला गया पार्ट 4A, और उसी में इसको रखा गया। और इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 51A है। 51A में ही सारा फंडामेंटल ड्यूटी हमारा आ जाता है। मौजूदा तौर पे 11 है। ठीक है, और इसमें है बेसिक, हमारे संविधान का इज्जत करिए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करिए, राष्ट्रीय एंथम का सम्मान करिए, कंट्री के सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी के लिए हमें कार्य करना है, अपने देश के जो ब्रदरहुड है उसके स्पिरिट को प्रमोट करिए, लोगों में जो हमारा जो रिच कल्चरल हेरिटेज है इन सब को बचाना है, संभालना है। तो ये सब कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है। डिटेल में इसका एक चैप्टर आएगा, उस वक्त हम लोग इसको पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक और फीचर है फंडामेंटल ड्यूटी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फीचर की ओर। अगला फीचर हमें बताता है कि हमारा स्टेट जो है, हमारा कंट्री जो है वो एक सेक्युलर स्टेट है। हमारे कंट्री के तौर पे, हमारे कंट्री को सेक्युलर स्टेट के तौर पे भी एक फीचर उसमें ऐड किया गया है। अब सेक्युलर भाई क्या होता है? तो सेक्युलर होता है किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करना। हमारे कंट्री का जरा अलग ही चलता है कि हम किसी भी धर्म को सपोर्ट न करते हुए सभी धर्मों को सपोर्ट करेंगे, यानी किसी एक धर्म की, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। बेसिक ये समझिए कि जो हमारा कंट्री है उसका कोई अपना धर्म नहीं है। सभी धर्मों को जीवित रखने के लिए जो भी सहारा, सपोर्ट चाहिए वो हमारा देश उसको प्रोवाइड करेगा, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो उनके किसी रीति रिवाज को प्रोटेक्ट करने का तरीका हो। तो ये सभी माध्यमों से हमारा जो कंट्री है उनको बचाएगा। तो सेक्युलर शब्द ऐड शुरू से नहीं था ये शब्द सेक्युलर, पर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में हम सेक्युलर समझ सकते हैं कि हमारे कंट्री में सेक्युलर था। तो अगेन 1976 में ही 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको मिनी प्रियम्बल भी कहते हैं 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। ठीक है, इसी में सेक्युलर शब्द ऐड हुआ। ठीक है, और प्रियम्बल ये सिक्योर करता है कि हमारे जो सिटीजन्स है इनको लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप हो। तो ऐसे बहुत से फीचर्स हैं जो हमारे कंट्री को सेक्युलर बनाते हैं। एक तो अभी आपने देख ही लिया कि प्रियम्बल में ही लिखा है लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आर्टिकल 14 बोलता है भाई पर्सन का जो इक्वालिटी का जो राइट है वो है। आर्टिकल 15 भी ये कहता है कि भाई आप डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। किसी भी नागरिक के खिलाफ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। धर्म के आधार पे किसी भी नागरिक से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हमारे कंट्री में हो ही नहीं सकता है, आर्टिकल 15। वहीं 16 में भी किसी भी तरह का अंतर नहीं करना है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी में। वैसे ही बात होता है आर्टिकल 25 में भी। उसी तरीके से अगर आगे बढ़ें तो आर्टिकल 26 कि भाई हर एक सिटीजन जो है, ठीक है, उसको अधिकार है अपना जो रिलीजियस अफेयर है उसको मैनेज करने का। आर्टिकल 27 बोलता है कि किसी को भी रिलीजियस कामों के लिए जो टैक्स देने का जो उसके लिए बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई भी फंक्शन हो रहा है, धार्मिक फंक्शन, उसमें आपके तरफ से कोई मियाँ जी या कोई भी आके आपको बोले कि भाई आप ना टैक्स दो क्योंकि हम आपके ही लिए आपके धर्म का काम करते, तो आपको अधिकार है कि नहीं। हमको संविधान आर्टिकल 27 के अंतर्गत ये अधिकार देता है कि हम चाहे तो किसी रिलीजियस फंक्शन के लिए टैक्स न दें, मेरा अधिकार है। आर्टिकल 28 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट। जो राज्य किसी भी तरीके का जो इंस्टीट्यूशन बनाएगा उसमें किसी भी तरह का धर्म का प्रचार प्रसार, धर्म का पढ़ाई नहीं होगा, ऐसा बोला गया है। कोई भी इंस्ट्रक्शन, प्रचार प्रसार बेसिकली ऐसा नहीं होगा। धर्म से जुड़ी हुई बातें तो बताई ही जाएंगी। ठीक है, तो ये है। वैसे 29 है
कि हर एक को अपना लैंग्वेज, अपना स्क्रिप्चर प्रिजर्व करने का अधिकार है। वैसे ही 30 है जहाँ कहता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुद का मैनेज किया जा सकता है, उनके द्वारा उनको मैनेज करने का अधिकार है कि भाई वो खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट करे और उसको अपने हिसाब से मैनेज करे। तो ये हमारे भाई कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अधिकार उनको दिए गए, ठीक है। वैसे ही आर्टिकल जो डीपीएसपी में 44th है, आर्टिकल 44, वो कहता है कि हमारे कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी होना चाहिए ताकि सभी लोग एक तरह के लॉ को फॉलो करें और जो कंट्री में जो सबके लिए एक सिमिलर तरीके का ओवरऑल इकोसिस्टम क्रिएट हो सके। पर अभी तक आप जानते ही हैं कुछ समस्याएं हैं यूसीसी के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। देखिए कब आता है कंट्री में, आ जाए तो बढ़िया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो ओल्ड सिस्टम जो था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, उसको खत्म किया। याद होगा अंग्रेजों के टाइम पे, हिस्ट्री में आइए जरा हमारे साथ, वो भी पता चल जाएगा। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो सिस्टम था उसको हटाया और रिजर्वेशन ऑफ सीट का आइडिया लाया कि अगर कोई पिछड़ा हुआ जाति प्रजाति है तो उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा, धर्म के आधार पर नहीं बल्कि उसके पिछड़ेपन के आधार पर, ठीक है। ये टेम्परेरी आइडिया था जो कि अब टेम्परेरी लगता नहीं है, पर फिर भी आइडिया के तौर पे ये टेम्परेरी ही था। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब अभी तक ये ग्रो नहीं कर पाए हैं, सही बात है, कुछ समस्याएं हैं, तो इसीलिए रिजर्वेशन का सिस्टम अभी भी कंटिन्यूड है। साथ ही साथ हमारा ये जो बात करते हैं हम सेकुलर होने का, ये पॉजिटिव वे में सेकुलर है, यानी हम एकदम राज्य जो है वो व्यवस्था से अलग नहीं होती है बल्कि व्यवस्थाओं में पार्टिसिपेट करती है, यानी सभी धर्म को बचाने का, उनको ग्रो कराने का, उनका जो हमारा जो मल्टी रिलीजियस जो हमारा कंट्री है इसको इसी तरीके से बनाए रखने का जो तरीका है, इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो, इसमें हमारा कंट्री जो सरकार है वो कंट्रीब्यूट करती है। और इसीलिए हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलर आइडिया है इसको पॉजिटिव आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म कहते हैं। आगे जो वीडियोस हम लेकर आएंगे उसमें हम और कुछ फीचर्स रहेंगे हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाला हो गया, सिंगल सिटीजनशिप हो गया, ये सब थोड़ा बहुत देख के ये जो सिलेंट फीचर है ये कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कुछ और मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लक्ष्मीकांत के हिसाब से, वो सब देखेंगे, पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और हम प्रयास करते रहेंगे आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेकर आए। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, धन्यवाद।